नमस्कार दोस्तों, मैं विजय तिवारी द बुक सोसाइटी में आपका स्वागत है। जहां हम आज की इस वीडियो के माध्यम से सब्जेक्ट कोड BPAG 172 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसा कि परीक्षाएं नज़दीक हैं और इन परीक्षाओं को ही ध्यान में रखते हुए हमने कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए हैं। आशा है यही प्रश्न आपकी परीक्षाओं में आएँ। तो शुरू करते हैं हम इस वीडियो को। और आज जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन ये है कि वैश्वीकरण, राज्य बाजार तथा नागरिक समाज के बीच संबंधों का विश्लेषण कीजिए। तो क्वेश्चन हमसे ये पूछ रहा है कि वैश्वीकरण का राज्य बाजार तथा नागरिक समाज के बीच क्या संबंध है। तो सबसे पहले हम यह जानते हैं कि भाई वैश्वीकरण क्या है। तो देखो, जब आप वैश्वीकरण के बारे में जानोगे तो वैश्वीकरण व्यापार के जरिए जोड़ता हुआ एक जाल है। अगर आज आप देखोगे तो बड़े पैमाने पर पूंजी, वस्तु, व्यक्ति, विचारों का मुक्त आदान प्रदान हो रहा है। पूरे विश्व में सभी देशों ने व्यापार के नियमों में ढील दी है ताकि व्यापारिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा सके। तो जब आप वैश्वीकरण की बात करते हो तो वैश्वीकरण का मतलब यह होता है कि पूरे विश्व को व्यापार के जरिए एक जाल जोड़ रहा है, जिसने पूंजी, वस्तु और व्यक्ति विचारों को बड़े पैमाने पर एक जगह से दूसरी जगह पर जो है प्रवाहित किया है। तो आज 21st सेंचुरी की अगर आप बात करोगे तो वैश्वीकरण एक महत्वपूर्ण घटना है जिसने राष्ट्रीय सीमाओं को पार करते हुए राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक पहलुओं को भी जोड़ा है। तो अगर आप वैश्वीकरण की बात करोगे तो सिर्फ एक आर्थिक घटना नहीं है, बल्कि इसने विभिन्न देशों की राजनीति को भी प्रभावित किया है, सामाजिक जो स्तर है उसको भी प्रभावित किया है और संस्कृतियों को भी प्रभावित किया है। आज वैश्वीकरण की वजह से न सिर्फ कोई देश बल्कि उसका बाजार भी और नागरिक समाज भी बहुत गहराई से प्रभावित हुआ है। किस तरीके से प्रभावित हुए हैं इन्हें हम समझने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि वैश्वीकरण और राज्य के बीच में क्या संबंध है, वैश्वीकरण ने राज्य को किस प्रकार से प्रभावित किया है। तो देखो भाई, वैश्वीकरण ने राज्य को कहीं ना कहीं कमजोर किया है, कहीं ना कहीं राज्य की संप्रभुता को चुनौती दी है। अब ये संप्रभुता का मतलब क्या होता है? तो देखो, संप्रभुता का मतलब होता है निर्णय लेने की क्षमता। अगर आज आप देखोगे तो बड़ी बड़ी जो MNC कंपनियां हैं या फिर जो विश्व के कुछ प्रमुख संस्थाएं हैं जैसे WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, या फिर इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, या फिर वर्ल्ड बैंक, इन सब ने क्या कर दिया है, राज्य की आर्थिक नीतियों को कंट्रोल करने के लिए इन्होंने क्या करा है, अपनी अपनी पॉलिसीज चलाई हैं। अगर आज आप WTO को देखोगे तो इससे क्या है, कुछ देश अमीर होते जा रहे हैं, कुछ देश गरीब होते जा रहे हैं। उसका रीज़न है, अमीर अमीर होता जा रहा है, गरीब गरीब होता जा रहा है, क्योंकि जो व्यापार के नियम बनाए गए हैं वो इस हिसाब से बनाए गए हैं कि अमीर देशों को इसका ज़्यादा फायदा होता है। तो इसके चलते ना राज्य की जो भूमिकाएं हैं वो बहुत ज़्यादा सीमित हो गई हैं। जहां पहले जो सरकारें थी अपने डिसीजन खुलकर लेती थी, तो कहीं ना कहीं अब वो अपने डिसीजन खुलकर नहीं ले पा रही है, क्योंकि उन्हें डर है कि कहीं बड़ी बड़ी कंपनियां अपने इन्वेस्टमेंट यहाँ से ना हटा लें। इसके अलावा वैश्वीकरण ने सरकार को नई जिम्मेदारी दे दी है कि वो अपनी पॉलिसीज़ को इस प्रकार से तैयार करें ताकि विश्व में कंपटीशन बना रहे। इवन सामाजिक आर्थिक जो समस्याएं हैं, अब उसमें राज्य की एक्टिविटी और ज़्यादा बढ़ गई है। जैसे कि बेरोजगारी बढ़ रही है और जो आय की असमानता है, यानी कि कुछ लोग अमीर हैं और बहुत सारे लोग गरीब हैं, तो इस असमानता को सरकार कैसे दूर करे, ये सरकार के सामने प्रमुख चुनौती बन चुकी है। तो वैश्वीकरण ने राज्य को किस प्रकार से भी प्रभावित किया है? तो वैश्वीकरण ने राज्य को इस प्रकार से प्रभावित किया है, सबसे पहले राज्य की जो डिसीजन मेकिंग पावर है, निर्णय लेने की जो क्षमता है, वो कहीं ना कहीं कम हुई है। आज जो राज्य है उसे अपने निर्णय बहुत सारी चीज़ों को ध्यान में रखकर लेने पड़ रहे हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं हर एक देश अनेक देशों से क्या है, व्यापारिक गतिविधियों के माध्यम से जुड़ा हुआ है। तो ऐसे में कई बार अपने हित नीचे रखने पड़ते हैं। उसका रीज़न है क्योंकि आर्थिक लाभ को भी तवज्जो देनी पड़ती है। इसके अलावा वैश्वीकरण ने सरकार को अब नई नई जिम्मेदारियां दे दी हैं। अब सरकार क्या है, निर्भरता बढ़ गई है वैश्वीकरण की वजह से। आज हर एक देश दूसरे पर डिपेंडेंट हो चुका है। उसका रीज़न है कि चीज़ों की ज़रूरत तो सारी है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग हर किसी की नहीं है। छोटे छोटे जो देश हैं इन्हें इन्वेस्टर चाहिए, जो बड़े बड़े देश जो है यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करते हैं। इसके अलावा इसी प्रकार से जो MNCs कंपनियां हैं ये छोटे देशों में जाके इन्वेस्ट करती हैं और वहाँ पर मैक्सिमम प्रॉफिट गेन करती हैं। वैश्वीकरण और बाजार के बीच संबंधों की बात करोगे तो वैश्वीकरण ने पूरे विश्व के बाजार को जोड़ दिया है। आज आपको कोई भी सामान लेना हो किसी भी देश का, आप सिंपल सा ऑनलाइन ऑर्डर दे सकते हैं और वो आपके घर पे आएगा। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने बाजारों को एकीकृत कर दिया है। आज हर एक देश आर्थिक रूप से जुड़ चुके हैं। वैश्वीकरण ने अंतर्राष्ट्रीय बाजार की गतिशीलता को बढ़ावा दिया है, व्यापार को बहुत तेज गति से बढ़ावा दिया है, जिससे रोजगार के अवसर भी बढ़े हैं। लेकिन वैश्वीकरण ने इंटरनेशनल लेवल पर कंपटीशन भी पैदा किया है, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धा को बढ़ावा दिया है, जिससे कॉस्टिंग तो कम हुई है, लेकिन जो छोटे छोटे देशों की जो लोकल इंडस्ट्रीज हैं वो खत्म हो गई हैं। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे एक MNC, जैसे एक मॉल, MNC कंपनी ने एक मॉल खोला, तो वहाँ की जो लोकल मार्केट है उस एरिया की जहाँ मॉल खुलेगा वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएंगी, क्योंकि वो कॉम्पिटिशन ही नहीं कर पाएंगे उससे।
अब बात आती है वैश्वीकरण और नागरिक समाज के बीच में क्या संबंध है। तो देखो, वैश्वीकरण से कहीं ना कहीं एजुकेशन के लेवल में बढ़ोतरी हुई है और जन जागरूकता यानी कि लोग अवेयर भी हुए हैं। वैश्वीकरण के कारण टेक्नोलॉजी में डेवलपमेंट हुआ है। आज डिजिटल युग हो रहा है, हम भी देखो आपको डिजिटली माध्यम से ही जुड़े हुए हैं हम आपसे। तो कहीं ना कहीं व्यक्ति, नागरिक समाज, ग्लोबल इश्यूज जैसे इन्वायरमेंट के ऊपर मुद्दा उठ रहा है, ह्यूमन राइट्स की बात हो रही है, लैंगिक समानता की बात हो रही है। तो कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने पूरे विश्व को एक कर दिया, जिसकी वजह से अलग अलग संस्कृतियां एक दूसरे के संपर्क में आई हैं, जिसने कहीं ना कहीं विश्व में नई नई चीज़ों को बढ़ावा दिया है। जहां जेंडर इक्वेलिटी की बात हो रही है, आज एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात हो रही है, ह्यूमन राइट की बात हो रही है, ग्लोबल सिविल सोसाइटी का उदय हुआ है। अगर पूरे विश्व में कहीं पर भी कोई घटना घट रही है तो पूरा विश्व उसके लिए आवाज़ उठा रहा है। और कहीं ना कहीं वैश्वीकरण ने नागरिक समाज को मजबूत किया है। लोग अब ट्रांसपेरेंसी की बात करते हैं, जवाबदेही की बात करते हैं और राज्य के खिलाफ आवाज़ भी उठा रहे हैं, और पूरे विश्व से उन्हें सहयोग भी मिलता है। तो राज्य, बाजार और नागरिक समाज के बीच में संबंध है, ये एक दूसरे से पूरी तरीके से चैन जो है वो कनेक्टेड है। लोगों के बीच में पारस्परिक निर्भरता बढ़ी हुई है। बाजार आर्थिक संसाधनों का उत्पादन कर रहा है, तो नागरिक समाज भी बाजार पर निगरानी रख रहा है। आर्थिक गतिविधियां बढ़ रही हैं तो मानवीय मूल्य भी बढ़ रहे हैं। आर्थिक विकास और समानता की भी बात की जा रही है। वैश्वीकरण ने कहीं ना कहीं इकोनॉमिक ग्रोथ को तो बढ़ावा दिया है, लेकिन असमानता को भी बढ़ावा दिया है। अमीर अमीर हो गए हैं, गरीब गरीब हो गए हैं, एनवायरनमेंट को नुकसान पहुंच रहा है। आज तेजी से जो औद्योगिकरण हो रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां लग रही हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां लग रही हैं, इसने कहीं ना कहीं पर्यावरण को भी प्रभावित किया है। लोगों को अपनी जगह छोड़कर दूसरी जगह पर जाना पड़ रहा है। तो ऐसे में नागरिक समाज पूरी तरीके से प्रभावित हुआ है। शासन में भ्रष्टाचार बढ़ा है तो पारदर्शिता भी बढ़ी है। पॉजिटिव और निगेटिव दोनों ही इम्पैक्ट हैं। तो चुनौतियां क्या हैं? तो विश्व में असमानता बढ़ रही है, अमीर देश अमीर होते जा रहे हैं, गरीब देश गरीब होते जा रहे हैं। वैश्वीकरण की सबसे बड़ी निगेटिविटी यही है। सरकार कमजोर होती जा रही है, पर्यावरण को नुकसान पहुंच रहा है और समाज में असमानता बढ़ती जा रही है। समाधान यह है कि लोक कल्याणकारी नीतियां बननी चाहिए, समाज को और मजबूत बनाना चाहिए, लोगों की स्किल्स को बढ़ावा देना चाहिए ताकि वो बदलते विश्व में अपने आप को अपडेट कर सकें। निष्कर्ष कुल मिलाकर ये निकलता है कि वैश्वीकरण राज्य, बाजार और नागरिक बीच, समाज के बीच में संबंध सहयोग पर आधारित है। और ऐसे में जो आर्थिक गतिविधियां बढ़ी हैं, तो जो सामाजिक और पर्यावरणीय असमानता है उसे दूर करने के भी प्रयास किए जाने चाहिए। तो मैं आशा करता हूँ अगर यह क्वेश्चन आपके पेपर में आया तो डेफिनेटली आप इस क्वेश्चन के आंसर को कर देंगे। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है हमने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। अगला क्वेश्चन है हमारा कि शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत करने के उपायों की व्याख्या कीजिए। तो देखो, हम अपने देश के शासन के माध्यम से डेमोक्रेसी को कैसे मजबूत कर सकते हैं। तो पहले लोकतंत्र का मतलब हमें पता होना चाहिए। तो देखो, लोकतंत्र की एक परिभाषा तो यह है कि लोगों में से, लोगों के लिए, लोगों द्वारा चुनी गई सरकार लोकतांत्रिक सरकार कहलाती है। या फिर एक परिभाषा ये भी हो सकती है, जो सबसे सटीक परिभाषा मुझे लगती है, वो ये है कि लोकतंत्र का मतलब है लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा भागीदारी हो। यानी कि जनता की जितनी ज़्यादा भागीदारी होगी, हम ये मानेंगे कि लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा मजबूत है, और जितनी ज़्यादा कम भागीदारी होगी हम कहेंगे लोकतंत्र उतना ही ज़्यादा कमज़ोर है। तो अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत करना है तो इसका मतलब क्या है? जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना है। आप देख लो, कहीं पर भी चुनाव होते हैं तो सबसे पहली बात क्या होती है कि 100% मतदान हो किसी भी तरीके से, लेकिन आज भी 100% वोटिंग नहीं हो पाती है। तो कहीं ना कहीं जन भागीदारी कम है। तो शासन के द्वारा लोकतंत्र को मजबूत अगर हमें करना है तो जनता की भागीदारी को बढ़ावा देना पड़ेगा। तो यहाँ पर कुछ उपाय बताए गए हैं कि शासन किस प्रकार से लोकतंत्र को मजबूत कर सकता है। तो लोकतंत्र का मतलब है लोगों की भागीदारी ज़्यादा हो। तो इसके लिए सरकार क्या करे? विश्वास दिलाए लोगों को कि भैया देखो, आपकी भागीदारी के बिना शासन नहीं चल सकता। हमारे देश का संविधान पढ़ो तो उसमें पहली लाइन ये लिखी है, हम भारत के लोग, भारत को। तो हम भारत के लोग, यानी कि संविधान अपनी शक्तियाँ जो है भारत के लोगों से ग्रहित करता है। तो लोकतंत्र का सफलता इस चीज़ पर डिपेंड करती है कि नागरिकों की भागीदारी कितनी है। शासन को चाहिए कि वो नागरिकों को हर चीज़ में शामिल करे, चाहे वो निर्णय प्रक्रिया हो या निर्णय निर्धारण प्रक्रिया हो। जैसे कि पंचायतों के माध्यम से, नगर पालिका के माध्यम से स्थानीय निकायों को मजबूत किया जाना चाहिए और लोगों की भागीदारी को बढ़ावा दिया जाना चाहिए। ई गवर्नेंस, डिजिटल प्लेटफॉर्म का उपयोग करके नागरिकों को सरकारी योजनाओं में शामिल करना चाहिए। समस्या के समाधान के लिए उपाय जानने चाहिए। सरकार को पॉलिसीज़ बनाने के लिए, जो पॉलिसीज़ जनता के लिए बन रही है खासतौर पर, उसमें जनता से पूछना चाहिए कि उनके भी क्या कुछ सुझाव हैं। अगर किसी एरिया में सड़कें बन रही हैं, नालियाँ बन रही हैं, तो लोगों को भी इसमें शामिल करना चाहिए कि भाई देखो, अगर आपको लगता है कहीं चीज़ें ढंग से नहीं बन रही है, कुछ मिलावट हो रही है, करप्शन हो रहा है, तो आप डायरेक्ट हमें बता सकते हैं। तो जब जनता भागीदारी होगी तो जनता की रेस्पॉन्सिबिलिटी भी बनेगी। जनता फिर ये सोचेगी भी कि काम भाई सही से होने चाहिए, देश आगे बढ़ना चाहिए।
तो अगर जनता को आप भागीदारी नहीं करोगे तो फिर जनता तो आपको लूटेगी, आप जनता को लूटो, जनता आपको लूटेगी, आप थोड़ा ज़्यादा लूटोगे, जनता कम लूटेगी। ठीक है, तो नागरिकों की भागीदारी जितनी ज़्यादा सुनिश्चित होगी, हम ये कहेंगे देश उतनी अच्छे तरीके से चल सकता है। नागरिकों की भागीदारी जितनी कम होगी, ये मान के चलो करप्शन को उतना ज़्यादा बढ़ावा मिलेगा। आगे क्या है, आगे ये है कि अगर हमें लोकतंत्र को मजबूत बनाना है तो ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए और लोगों को राइट टू इन्फॉर्मेशन मिलना चाहिए, यानी कि सूचना का अधिकार मिलना चाहिए। तो देखो, एक ट्रांसपेरेंट यानी कि पारदर्शी जो शासन होता है वो लोकतंत्र को मजबूत करता है। जैसे कि सरकार जो भी अपने कार्य कर रही है उसकी जानकारी जनता को मिलनी चाहिए, और इसके लिए सरकार ने एक कानून बनाया था आरटीआई 2005 में, ठीक है, जिसमें हम सरकार के कार्यों की इन्फॉर्मेशन उससे मांग सकते हैं, और सरकार को इन्फॉर्मेशन 30 दिनों के अंदर देनी भी पड़ेगी। इससे क्या होता है, इससे जब पारदर्शिता होती है तो जनता का विश्वास बढ़ता है कि हाँ भाई, सरकार अगर कहीं पर इतना पैसा खर्च कर रही है तो पैसा किन किन चीज़ों में खर्च कर रही है ये जनता को पता होना चाहिए, क्योंकि पैसा जनता का है। अगली बात यह है कि अगर आप लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हो तो कानून का शासन होना चाहिए, न्याय की सुलभता होनी चाहिए। ये नहीं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस है। तो लोकतांत्रिक समाज में कानून का शासन सबसे ऊपर होता है। सभी नागरिकों को न्याय प्रणाली समान रूप से मिलनी चाहिए, त्वरित न्याय मिलना चाहिए, यानी कि 10 साल 20 साल 30 साल कैसे खींचे जा रहे हैं। तो जब तक जुडिशियल सुधार नहीं होंगे, लोगों का शासन में विश्वास भी नहीं होगा। तो इसको भी हमें सुधारना पड़ेगा। जुडिशियल जो हमारा सुधार है वो आपको पता ही है क्या क्या होना है। अगली बात है कि भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए अगर आपको लोकतंत्र मजबूत बनाना चाहते हो। भ्रष्टाचार को पूरी तरीके से खत्म करना होगा। लोकतंत्र के लिए अगर सबसे बड़ा खतरा है तो भ्रष्टाचार ही है। इसे रोकने के लिए शासन को सख्त कानून बनाने पड़ेंगे, लोगों के ऊपर निगरानी करनी पड़ेगी। हालांकि कुछ पद बनाए हैं सरकार ने, जैसे लोकपाल का पद है, लोकायुक्त का पद है, लेकिन ये पद सिर्फ पद ही हैं, ये ग्राउंड लेवल पर काम ही नहीं कर पा रहे हैं। तो बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो कागजों में तो है, बट रियलिटी से उसका कोई लेना देना नहीं है। लोकतंत्र को मजबूत करना है तो समानता को बढ़ावा देना पड़ेगा, समावेशिता को बढ़ावा देना पड़ेगा, क्योंकि अगर धार्मिक आधार पर भेदभाव होंगे, जातीय आधार पर भेदभाव होंगे, जेंडर के आधार पर भेदभाव होंगे, तो फिर लोकतंत्र कैसे मजबूत कर लोगे आप। तो अगर कोई सरकार धार्मिक भेदभाव को बढ़ावा दे रही है, जातीय भेदभाव को बढ़ावा दे रही है, जेंडर जो इनइक्वालिटी है उसको बढ़ावा दे रही है, तो लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। आप सोचो, कुछ धर्म के लोग भागीदारी करें, कुछ धर्म के लोग भागीदारी नहीं करें, तो फिर कैसे देश का विकास होगा। अब हमारे देश में हर एक अलग अलग पॉलिटिकल पार्टी किसी एक स्पेसिफिक धर्म को बढ़ावा देती है। कांग्रेस की बात करें तो अलग धर्म को बढ़ावा देगी, बीजेपी अलग, आम आदमी पार्टी का अलग चलता है, समाजवादी पार्टी का अलग चलता है, वो किसी एक जाति को बढ़ावा देती है। तो हर एक पार्टी जब एक एक जाति एक एक धर्म को लेकर बैठेगी और फिर लोग ये कहते हैं कि बीजेपी धर्म को बढ़ावा देती है, भाई ऐसा थोड़ी, हर एक पार्टी किसी न किसी धर्म को बढ़ावा दे रही है। बस ये है कि कोई सामने है और कोई पीठ पीछे है। हर एक पार्टी कोई ना कोई कास्ट को बढ़ावा दे रही है, कोई कह रहा है जातिगत जनगणना करवाएंगे हम। तो ऐसा लोकतंत्र कैसे मजबूत होगा। आप सबको एक साथ लेकर चलो ना। लोकतंत्र को अगर आपको मजबूत बनाना है तो मीडिया भी स्वतंत्र होनी चाहिए और लोगों को फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए। वर्तमान में आप देख रहे हो, अगर आप मीडिया की बात करोगे तो लोकतंत्र का एक चौथा स्तंभ है, क्योंकि सरकार और नागरिकों के बीच में सूचनाओं का जो आदान प्रदान होगा वो किसके माध्यम से होगा, प्रेस और मीडिया के माध्यम से। लेकिन अगर प्रेस बिकी हुई है, मीडिया बिकी हुई है, तो फिर लोगों को अच्छी जानकारी कैसे मिल पाएगी। इसके अलावा चुनाव प्रणाली में सुधार होते रहने चाहिए। जितना आज डिजिटल युग है, हमें ये कोशिश करनी चाहिए कि चुनाव प्रणाली इस प्रकार से हो कि किसी प्रकार से भी एक व्यक्ति एक से ज़्यादा वोट न डाल पाए। इसके लिए चाहे फिंगरप्रिंट सिस्टम हो, सेंसर सिस्टम हो, या कुछ भी आपको अगर कॉस्टिंग लगानी है उसमें लगाइए। इतना तो भ्रष्टाचार हो जाता है देश में। तो कोई भी देश में लोकतंत्र जब भी मजबूत होगा जब वहाँ पे निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली होगी, चुनाव आयोग स्वतंत्र होगा, निष्पक्ष होगा, मतदाताओं को जागरूक अभियान चलाया जाएगा, ई मतदान प्रणाली हो, पैसे के प्रभाव को रोका जाए। करोड़ों रुपए चुनाव में खर्च कर दिए जाते हैं। समाज में जागरूकता और शिक्षा का प्रसार होना चाहिए, तब लोकतंत्र मजबूत होगा। तो लोकतंत्र को मजबूत करना है तो हमें ये सारे उपाय करने ही होंगे। आशा करता हूँ चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आई होंगी। अगले क्वेश्चनों के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में इन क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, वरना वीडियो भी लेंथ हो जाएगी और फिर चीज़ें भी एकदम से समझ में नहीं आएंगी। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।